नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार मुश्किलों में घिरी हुई है क्योंकि जो आबकारी नीति घोटाला हुआ है जिसका आरोप मनीष सिसोदिया पे है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है और इसे लेकर जो सियासी घमासान मचा हुआ है वो रुक नहीं रहा है। दिल्ली में एक स्कूल के मेन गेट पर मनीष सिसोदिया के समर्थन में एक पोस्टर लगाया गया, लेकिन इसे लेकर भी एक विवाद खड़ा हो गया है। मैनेजमेंट कमेटी के संयोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। ये मामला दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके के एक सरकारी विद्यालय का है, जहां पर आरोप लग रहे हैं कि स्कूल प्रिंसिपल के आदेश पर शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया के लिए बच्चों ने बैनर लगाए। पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला इसमें दर्ज किया है और इस मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीति भी तेज हो रही है। देख सकते हैं आप ये तमाम पोस्टर्स, जिसमें मनीष सिसोदिया के समर्थन में बच्चों ने संदेश लिखे हैं कि हमारे प्यारे मनीष सिसोदिया को रिहा किया जाए, और ये तमाम उनके लिए यहाँ पर मैसेजेस बच्चों ने लिखा है। हमारे प्रिय मनीष ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो इस तरह के मैसेजेस हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की शिकायत के बाद एनसीपीसीआर के चेयरमैन ने पोस्टर लगाने में आप नेताओं की भूमिका और तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही, जिस पर आप ने भी बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में सर्वोदय कन्या विद्यालय के बाहर इस तरह के पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के समर्थन में लगाए गए हैं। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि आप पार्टी मनीष सिसोदिया को पीड़ित साबित करने के लिए स्कूली बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है और कट्टर बेईमानी और भ्रष्टाचारियों की हार हुई है। पर दुख की बात यह है कि पिछले कई महीनों से अरविंद केजरीवाल ने ऐसे व्यक्तियों को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दिया हुआ था, परंतु ऐसे व्यक्तियों के लिए विक्टिमहुड कार्ड खेलना, इनका बचाव करना, इनका संरक्षण करना, तो आज अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए कि क्या वो दिल्ली की जनता से माफी मांगेंगे ऐसे भ्रष्टाचारियों का बचाव करने के लिए। आबकारी नीति घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद कई स्कूली बच्चे उनके घर आए थे। बच्चों को सिसोदिया की पत्नी से मिलवाया गया। इसके बाद बच्चों ने मीडिया से कहा कि वो मनीष सिसोदिया को काफी मिस कर रहे हैं। अब इसे लेकर एनसीपीसीआर ने भी आप नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत की है। बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, धमका रहे हैं कि आपको मनीष सिसोदिया, जो कि शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं, उनके समर्थन में एक कैंपेन चलाना है। शिकायत प्राइमा फेसी बहुत गंभीर थी। हमने भी इसको ओपन सोर्सेज में अवेलेबल इंफॉर्मेशन के आधार पे प्रिलिमिनरी रूप से जांचा, तो हमको ये पता चला कि शैलेश, तारिशी, वैभव, जैस्मीन, ये लोग जो हैं वो इस सारे काम में लगे हुए हैं। इसलिए हमने दिल्ली पुलिस को इनके अगेंस्ट एफआईआर करने के लिए निर्देश दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी की दलील है कि बीजेपी नेता तो पहले से ऐसा करते आए हैं। ये मनोज तिवारी जी के बारे में मुझे अच्छी से याद है और ये यूट्यूब पे हर जगह अवेलेबल है। मनोज तिवारी जी शराब की बोतल के साथ गाना गा रहे हैं, बेबी बियर पी के नाचे छम 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 छम। बेबी का मतलब क्या है, मैं गूगल पे देख के बताता हूँ। बहुत छोटा बच्चा, शिशु। ये जो एनसीपीसीआर के जो अध्यक्ष हैं, मैं उनको चाहूंगा कि वो इसका संज्ञान लें और इनको कम से कम नोटिस दें। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लगातार नोकझोंक चल रही है। उधर दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को मनीष सिसोदिया को 6 मार्च तक के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। एक तरफ बीजेपी मनीष सिसोदिया को कट्टर भ्रष्टाचारी साबित करने में जुटी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी उन्हें सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बताकर पीड़ित साबित करने में जुटी है। लेकिन अब ये कोर्ट तय करेगा कि मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया है या नहीं किया है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो ये अभी तय होना बाकी है और ये अदालत तय करेगी। चार्जेस फ्रेम हुए हैं, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए हैं। मनीष सिसोदिया क्या बेकसूर हैं, ये तय होना बाकी है।
और इधर 9 विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। ये एक संयुक्त पत्र है जिसमें बीजेपी द्वारा सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग की शिकायत की गई है। शक्ति के दुरुपयोग की निंदा करते हुए पत्र में बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी निशाना साधा गया है। चिट्ठी में लिखा गया है कि बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर धीमी गति से होती है जांच। पत्र में गवर्नर कार्यालयों पर भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों के कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया गया है। चिट्ठी लिखने वालों में है के चंद्रशेखर राव, फारूक अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव शामिल हैं। और सबसे जो नहीं शामिल हैं उनके ऊपर ध्यान जाता है वो है कांग्रेस पार्टी। देखिए, इस वक्त देश प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है वो ये हो गई है कि देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर विपक्ष की बीजेपी के अलावा किसी सरकार होगी तो उस सरकार को काम नहीं करने देंगे। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। प्रधानमंत्री किसी भी देश के एक फादर फिगर की तरह होते हैं। चुनाव में हम आपस में लड़ें, लेकिन चुनाव होने के बाद एक बार अगर कहीं कोई सरकार बन जाए तो उस सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट देने की जिम्मेदारी और उसके साथ खड़े होने की, उसको अच्छा काम करने में मदद करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की होती है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ठान लिया है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे, कोई और सरकार बनाओगे तो उस सरकार को किसी भी हाल में काम नहीं करने देंगे। देखिए, देश के 9 बड़े विपक्षी नेताओं ने, जिसमें 4 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं और एक सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इन 9 बड़ी हस्तियों ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को एक खुला पत्र लिखा है। और उस पत्र में ये बात पूरी मजबूती से माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखी है कि हमारा देश आज भी एक लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र की जो बुनियाद है उसे लगातार हिलाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। अपने सियासी प्रतिद्वंद्वी पर सीबीआई, ईडी का प्रहार करके, तमाम एजेंसियों का प्रहार करके उन्हें पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। और ये किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। तमाम पार्टियों के जो भी विपक्षी दल मजबूत होता नजर आता है, ईडी, सीबीआई उसके घर पहुंच जाती है, उसे दबोच कर जेल में डाल देती है और फिर महीनों सालों उसकी बेल नहीं होती। तो विपक्ष के कई नेता इस मामले में सामने आए हैं, पर कांग्रेस इसमें नहीं है। उधर तमिलनाडु में ताजा घटनाक्रम में बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट की फर्जी खबरें चलाने के आरोप में एक अखबार के संपादक समेत 2 लोगों पर तमिलनाडु पुलिस ने केस दर्ज किया है। तमिलनाडु पुलिस ने यह भी कहा है कि उत्तर भारत के राज्यों के प्रवासी मजदूर बिना भय के यहां रह रहे हैं। जो लोग शांति भंग करने या तनाव पैदा करने के इरादे से भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, उनकी पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले की खबर के बाद बिहार एसोसिएशन ने प्रवासी मजदूरों से मुलाकात कर उनके हालात का जायजा लिया और इससे पहले बिहार में सड़क से लेकर विधानसभा सदन तक सियासी हंगामा मचा। सोशल मीडिया पे लगातार वीडियो और कई तरह के वीडियो वायरल होने की वजह से कई मजदूर तमिलनाडु छोड़कर वापस अपने प्रदेश भी लौटने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार से बात की है। इस बीच बिहार से एक विशेष टीम तमिलनाडु में कैंप कर रही है, जो ऐसी खबरों से जुड़ी पड़ताल कर रही है। तमिलनाडु पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंचकर अफवाह फैलाने वालों की तलाश भी कर रही है। हम इस मौके पर आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे, कुछ जो फेक वीडियोस के चलते रूमर्स फैला हुआ उसको आप जरूर आप गलत समझिए, उसको सही नहीं समझना है। उसके चलते, रूमर्स के चलते जो अफवाह उड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में थोड़ा आशंका है, वो दूर होना चाहिए। हम बिहार सरकार की ओर से ये मैसेज देना चाहेंगे, बिहार सरकार एवं साथ साथ तमिलनाडु सरकार आप सभी के लिए जो भी उचित कार्रवाई करना है वो किया जा रहा है। हम यही अनुरोध करना चाहेंगे, सभी सुरक्षित है, उसके लिए जितना भी कार्रवाई जरूरी होगा वो सभी के द्वारा, दोनों गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है।
केरल के कोझिकोड में एशिया नेट न्यूज चैनल के दफ्तर में पुलिस पहुंच गई है। एशिया नेट चैनल के दफ्तर की पुलिस ने तलाशी ली है। एक विधायक की शिकायत पर एशिया नेट के दफ्तर पुलिस पहुंची। शुक्रवार को कोची में एशिया नेट के दफ्तर पर एसएफआई का हमला हुआ था। एशिया नेट चैनल पर ड्रग से जुड़ी भ्रामक खबर दिखाने का आरोप है। स्कूल की लड़कियों से यौन उत्पीड़न की खबर दिखाने को भी लेकर विवाद इसमें हुआ है। एक एमएलए की शिकायत पर एशिया नेट पर कार्रवाई की गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट इस पर किया है और कहा है कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों और मीडिया से सवालों का सामना कर रहे पिनरई विजयन सोचते हैं कि एसएफआई के गुंडों और पुलिस के इस्तेमाल से वो मीडिया को धमकाकर लोगों को विचलित कर सकते हैं। इस पर एशिया नेट की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। एशिया नेट न्यूज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन राजेश कालरा ने ट्वीट कर कहा है कि पुलिस कोझिकोड में एशिया नेट न्यूज के ऑफिस पर मनगढ़ंत मामले में रेड कर रही है। हमें डराने की कोशिश विफल होगी। हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और अपनी टीम के साथ खड़े हैं जो हर गलत काम को उजागर करती है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर उमा सुधीर। एशिया नेट में एक सीरीज एयर किया था नवंबर के महीने में। एक वीक लॉन्ग कैंपेन थी कि नशा करने वाले ड्रग के बारे में, ड्रग नारकोटिक्स के बारे में, एंटी नारकोटिक्स जो एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं उनके बारे में एक कैंपेन चला रहे थे। और उसके दौरान एक नाबालिग लड़की से बात की गई थी जिसमें बताया गया था, उस लड़की ने आरोप लगाया था कि उस पर शोषण भी हुआ है, नारकोटिक ड्रग्स और सेक्सुअल असॉल्ट का वो एक केस था। और एशिया नेट ने अभी क्लैरिफाई किया है कि ये सिर्फ नवंबर की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि जुलाई में ये पहले स्टोरी बाहर आई थी उस लड़की के पेरेंट्स के कंप्लेंट पर कि उसका शोषण हुआ है और उस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर अब उसको एक फेक न्यूज इसलिए बताया जा रहा है। मनोज जी का ही कहना है कि उनके चैनल ने काफी सारे कुछ रिपोर्ट्स किए थे, कुछ जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट या फिर कुछ मलप्पुरम नाम की एक जगह है जहां पर कुछ एक रिजॉर्ट है या फिर व्हाटएवर एक काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, एक वाटर थीम पार्क है जिसके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की थी या रिपोर्टिंग की थी, जिसकी वजह से उनको गुस्सा है और उनको लगता है कि इसी मोटिवेशन से उन पर ये अटैक हुआ है। उन्होंने दो और चीजों की बात की। लाइफ मिशन जो बहुत एक बड़ा केस है केरला में, जहां पर मुख्यमंत्री के ऑफिस का भी ताल्लुक बताया जाता है। उसमें जो कुछ टेप्स लीक हुए थे एशिया नेट के द्वारा ही लीक हुए थे और उनको लग रहा है कि इस पूरे मुद्दे में उसको भी देखना चाहिए। ये पूरा मुद्दा अगर आप देखें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। जब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बात हुई थी तब केरला चीफ मिनिस्टर ने एक तरह से देखा जाए तो जब बैन लगाया गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि एक तरह से अनदेखी कर दी थी और हर जगह एसएफआई और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने उसको एयर भी किया था। लेकिन अभी कांग्रेस का यही कहना है कि एक तरफ मोदी जी को आप क्रिटिसाइज करते हैं कि वो फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं अलाउ कर रहे हैं, जबकि आप खुद भी वही कर रहे हैं। क्योंकि फ्राइडे के दिन एसएफआई जो सीपीआईएम की जो स्टूडेंट विंग है उन्होंने जाकर कोच्चि के ऑफिस में भी एक अटैक किया था और अब पुलिस 5 घंटे से ज्यादा एक मीडिया के ऑफिस में गई है। उनके फाइल्स को उन्होंने स्कैन किया है, उनके स्नैपशॉट्स भी लिए हैं। इसको ये एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर ही अटैक मान रहे हैं। एशिया नेट न्यूज के मैनेजिंग एडिटर से कुछ देर पहले हमने बात की है। सुनिए इस बातचीत को। मैनेजिंग एडिटर एशिया नेट न्यूज के हैं मनोज दास। 5 घंटे से वो हमारा कोझिकोड ऑफिस में पुलिस की टीम वो सर्वे कर रहे थे, बिना सर्च वारंट, बिना इंटीमेशन। वो सुबह आके हमारे ऑफिस में आ गया और हमारे एडिट्यूड में बैठ के हमारा पूरा एडिटिंग मशीन को खुला। उसमें जो भी फोल्डर्स है, एफटीएमपी में जो भी फोल्डर्स है, वो सब देखने की हमसे वो डिमांड किया। हमारे एडिटर्स ने पूरा का पूरा जो भी वो मांगता था हमने वो दिखा दिया उन लोगों को। वो फिर हमारे स्टूडियो फ्लोर में घुस गए और पूछता रहता था कि कहाँ फेक वीडियो बनाता है, ऐसा सवाल पूछता था। तो ये पूरा का पूरा डायरेक्टेड है, क्योंकि ये इंटिमिडेट करने के लिए है। अभी
हमारा रीजनल एडिटर शाहजहान वहाँ मौजूद थे, उनसे भी बहुत पूछताछ किया। अभी हम कोई पूछताछ से कोई डरता नहीं है, क्योंकि इधर जो भी पूछेंगे हम जवाब दे देंगे। ये जो तरीका है, जो मैनर इन विच दे एंटर्ड, ये जो फुल्ली फंक्शनिंग डे है, आपको जानते हैं हमारा तो छुट्टी नहीं है, 365 डेज फंक्शन करने वाला स्टूडियो है वो। तो बिना इंटीमेशन आगे एडिट्यूट में बैठ गए। अभी मलबार रीजन का हेड है, वो नर्व सेंटर ही है हमारा, वो ब्यूरो कोड़िकोड ब्यूरो, जो कन्नूर, मलप्पुरम, वायनाड, पालक्काड, ये 4-5 जिले से, कासरगोड, 8 डिस्ट्रिक्ट से वहाँ खबर आती है, उसको एडिट करना है और एयर करना है। वो अभी वो बयान दिया है, ले लिया है हमारे एडिटर से, वो पूरा स्क्रीनशॉट ले रहा है। हमारा ऑफिस का भी वीडियो शूट किया है, पता नहीं क्या चीज के लिए, अभी स्क्रीनशॉट दिया है। और जो भी फाइल है, नारकोटिक फाइल नाम है, उसका पूरा स्क्रीनशॉट ले रहा है वो लोग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर पलटवार किया है। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के भाषण को लेकर किरेन रिजिजू ने कहा था कि दुनिया को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय न्यायपालिका और लोकतंत्र संकट में है। ये कुछ समूहों की ओर से देश की छवि को खराब करने की कोशिश है। इस पर राहुल गांधी ने अब कहा है कि मेरे कैम्ब्रिज के भाषण में भारत को बदनाम करने वाली कोई बात नहीं है। There's nothing defaming India in my Cambridge lecture. Last I recall the Prime Minister going abroad and announcing that there's been nothing done in 60 years of independence, 70 years of independence. I remember him saying that, there's a lost decade of 10 years. There's unlimited corruption in India. I remember him saying them abroad. These were not things he said in India. These were things he said abroad. Right? So, I have never defamed my country. I'm not interested in it. I will never do it. Of course, the BJP like to twist what I say. That's fine, and the media likes to sort of play it up. I mean, it gives you TRPs and all. But the fact of the matter is, the person who defames India when he goes abroad is the Prime Minister of India. Okay, that's a. You haven't heard his speech where he said nothing happened in 70 years. Right? Insulting every single Indian, insulting every single Indian's parents, grandparents. Well, that's what I said. Independence didn't happen, and the independence is washed away. Yeah. Right? So if that's not an insult, what's an insult? Right? Or saying that, there was a lost decade, nothing happened in India for the last 10 years. So what about all these people who worked in India, who built India in those 10 years? Is he not insulting them? He's doing it in foreign soil. मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा दांव खेला है। भोपाल में उन्होंने शुरुआत की है लाडली बहन योजना की। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की करीब 1 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे, जो सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाएगी। इस योजना में उन महिलाओं को 1000 रुपए की राशि मिलेगी जिनके परिवार की आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है या जिसके परिवार में 5 एकड़ से कम जमीन है। शिवराज सिंह चौहान की नजर महिला मतदाताओं पर है। मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं, जिनमें 2 करोड़ 60 लाख महिला मतदाता हैं। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जैसी योजनाएं भी शुरू कर चुके हैं। कार्यक्रम में भाषण के दौरान शिवराज सिंह चौहान घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने कहा कि अभी तक बेटियों की पूजा करता था, लेकिन अब बहनों की सेवा कर मेरा मुख्यमंत्री बनना और मानव जीवन सफल और सार्थक हो गया है। मेरी बहनों, मेरी जिंदगी सफल हो गई तुम्हारी सेवा करके। मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया, मेरा मानव जीवन सार्थक हो गया। मैं दोनों हाथ जोड़ के अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि बहनें मेरे लिए दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है। सब बहनों को प्रणाम, सबको नमस्कार और सबको साथ निभाने का वचन देते हुए भैया आज आपको फिर यह कहता है कि किसी को 1 पैसा मत देना, कोई भी गड़बड़ हो मुझे बता देना। एक लाडली बहना सेना भी बनाएंगे, गड़बड़ करने वालों को ठीक कर देंगे, चिंता मत करना।
कोई योजनाएं बनती चली गई। कमलनाथ की सरकार ने इन सारी योजनाओं को बंद कर दिया। लगातार हमने अनेकों योजनाएं बनाई। आज उन सब के बारे में मैं विस्तार से नहीं बता रहा। गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, प्रसूति सहायता योजना, एक के बाद एक अनेकों योजनाएं, लेकिन इसके बाद भी मेरे मन को पूरी शांति नहीं मिली। गरीब बहन अगर जरूरत पड़ जाए तो हजार हजार रुपए के लिए परेशान हो जाती थी, तो बहन मन महसूस कर रह जाती थी और मेरी आत्मा कहती थी कि शिवराज वो दिन कब आएगा रे, जब इस बहन को जरूरत पड़े तो दोनों हाथ ना फैलाना पड़े कि मुझे 1000 और 500 रुपया तो दे दो, ये दोनों हाथ ना फैलाना पड़े। शिवराज सिंह चौहान घुटनों पर बैठ गए, अपनी बहनों के प्रेम को याद करने लगे और कहने लगे कि उनका मानव जीवन सफल हो गया है, अब जो वो बहनों की मदद करने के लिए निकल पड़े हैं। तो आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात फरवरी में बढ़कर रिकॉर्ड 16 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है। ये भारत के पुराने तेल आपूर्तिकर्ताओं इराक और सऊदी अरब के संयुक्त तेल आयात से भी ज्यादा है। रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले तक भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 1% से भी कम होती थी, लेकिन फरवरी में ये 35% बढ़कर 16.2 लाख बैरल प्रतिदिन हो गई है। रूस से भारत का तेल आयात बढ़ने का असर सऊदी अरब और अमेरिका से होने वाले आयात पर पड़ा है। सऊदी अरब से तेल आयात 16% घट गया है और अमेरिका के साथ आयात में 38% की कमी आई है।